ऐसा प्रेम कहाँ। मैंने हार नहीं मानी जोगिन, और आज इनको भी मैंने हरा दिया। ये तुम क्या कह रही हो बॉडी? जोगिन, मैंने डिसाइड किया है, मैं तब तक रंग को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि मैं खुद को माफ नहीं कर देती। महेश के पिता ने ये अंगूठी देते समय हमसे ये कहा था कि ये उनके पुरखों की निशानी है और इस नाते कमला का इस पर हक बनता है, और महेश इस बात को नहीं टाली। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवी जी से महेश बाबू का क्या रिश्ता है? अब आप इतना पूछ रही हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। महेश बाबू देवी जी के बेटे हैं। माफी ही हर बात का इलाज होती तो ये दुनिया एक दिन भी नहीं चल पाती। बारिन बाबू, आपको तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि आपकी गलती की सजा मुझे मिल रही है। रमेश बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। आपकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं। नहीं कमला नहीं, रमेश की मौत तो सड़क दुर्घटना में हुई थी। मैं वहां था उसके साथ। इसमें तुम्हारा और किसी और का कोई दोष नहीं है। मुझे पता है, आप ये मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। कमला, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ख्याल तुम्हें अपने मन में भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। रमेश तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके जाने का दुख मुझसे ज्यादा और किसको हो सकता है? सच कहूं बारिन बाबू, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे आकर मिलूं। दो चार बातें करूं तो शायद मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा कौन सा बोझ है तुम्हारे मन पे कमला? महेश बाबू, आप कब आए? क्यों? मुझे अभी नहीं आना चाहिए था क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ महेश बाबू, मैं एक मर्डर मिस्ट्री के केस के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। क्या फर्क पड़ता है बारीन, आना चाहे कोई भी हो, मगर ये बात तो साफ है कि तुम यहाँ किससे मिलने आए थे? क्यों कमला? क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ, जो आपके दिल में है वो अब आपके चेहरे पे दिखाई देने लगा है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना ही कि भरोसा करना सीखिए, वरना एक दिन आपके हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा। आपको क्या लगता है कि बारिन बाबू मुझसे मिलने आए थे? नहीं, वो आपसे किसी केस के सिलसिले में मिलने आए थे। हाँ महेश बाबू, मैं आपसे एक मर्डर केस के सिलसिले में मिलने आया था। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वरना मैं आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। मैं चलता हूँ। ठहरो बारीन, तुम किसी
केस के सिलसिले में मुझसे बात करना चाहते हो ना? हाँ। बैठकर बात करते हैं। कमला, हमें चाय मिलेगी प्लीज? ठीक है, अभी लेकर आते हैं। महेश बाबू, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत में किसी नदी या समुद्र में गिरता है तो उसके पानी के अंदर बचे रहने के कितनी देर तक चांसेस होते हैं? तुम कहीं रमेश के मर्डर केस के बारे में तो बात नहीं कर रहे? क्या कहा आपने? रमेश की मौत मेरे सामने सड़क दुर्घटना में हुई थी, तो आपने उसे मर्डर कैसे कहा? देखो बारिन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। महेश बाबू, आपको कैसे पता कि रमेश की मौत पानी में गिरकर हुई थी? वहां इतने लोग होंगे कि पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो कुछ करती भी है तो वहां भीड़ में भगदड़ मच जाएगी और कई मासूमों की जान भी जा सकती है। ऐसा प्रेम कहाँ। महेश बाबू, आपको कैसे पता कि रमेश की मौत पानी में गिरकर हुई थी? मैंने कमला को बताया था कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। अगर आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए। काले कोट का रंग हर जगह चढ़ाने की कोशिश मत किया कीजिए बारिन बाबू। कहीं ऐसा ना हो कि ये काले आपको ही काला कर दे। महेश बाबू, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। अरे बारिन बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? चाय खाकर जाइए। नहीं कमला, फिर कभी। बारिन बाबू, क्या हुआ? मेरा भी चाय पीने का मन नहीं है। हे माँ, आज आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। हमने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है और एक ही ख्वाहिश में हर दिन आपकी आरती की थाल सजाई है। आज आपको हमारी तपस्या का फल हमें देना ही होगा माँ, देना ही होगा। अब भी वक्त है उमाकांत, एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें देवी जी को बता देना चाहिए कि रंगराज के ट्रांसफर की वजह तुम नहीं हो। नहीं, मैं ये करके देवी जी से जिस मान सम्मान को पा रहा हूँ उसकी बलि नहीं चढ़ा सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने देवी जी का ये भरोसा जीता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सच बताकर अपनी सजी सजाई थाली में छेद करेगा। क्या बात है उमाकांत, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हारे कंधों पर ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं? अरे नहीं देवी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा भक्ति का मौका मिल रहा है मुझे। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। लो आरती लो, आज तुम्हें बहुत बहादुरी का काम करना है। माँ के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी ही। आज तो रंगराज जी को छुड़ाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ उमाकांत, आज कोई भी चूक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में मिले कुछ मौकों की वजह से या तो बहुत कुछ मिल जाता है या सब कुछ छिन जाता है, कभी कभी सांसें। देवी जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, मरने का मजा तो तभी है जब मौत दूसरों के काम आ जाए। तुम्हारा हमारे प्रति इसी लगाव की वजह से हम तुम्हारी कई गलतियों को नजरअंदाज कर देते, मगर हमें यकीन है कि तुम आगे शिकायत का मौका नहीं दोगे हमें। और अगर तुमने हमारी ये मुराद पूरी कर दी तो
आज यहाँ जश्न होगा। जी देवी जी, आपने बताया नहीं कि आपने सोचा क्या है? कुछ बातों को उनके सही वक्त पर ही जानना चाहिए। तुम अभी अपने कुछ लोगों को लेकर काली खो चले जाओ। वहां से दोपहर 2 बजे के करीब सेंट्रल जेल की एक गाड़ी रंगराज जी को लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए निकलेगी। मगर वो डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अब उनके सजा के दिन पूरे हो गए। तुम उन्हें आजाद कराकर सीधा हमारे पास ले आओ। ये तो वाकई जश्न की बात है। अब तो मैं नेक दुगनी लूंगा। लेकिन देवी जी, एक चिंता का विषय है। कैसी चिंता उमाकांत? यह कि काली खो सुनसान इलाका तो है, लेकिन आजकल वहां पौष का मेला चल रहा है। इस वजह से भीड़ भाड़ बहुत होगी, तो 2-4 लोगों से काम नहीं चलेगा। कम से कम 10-15 लोग चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय वहां मेला चल रहा है, इसीलिए हमने वही जगह चुनी है। वहां इतने लोग होंगे कि पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो कुछ करती भी है तो वहां भीड़ में भगदड़ मच जाएगी और कई मासूमों की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें यकीन है कि पुलिस कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी और हमें इसी मौके का फायदा उठाना है। वाह देवी जी, मान गया आपके दिमाग को। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जो बातें हो ही नहीं सकती, उन बातों के बारे में क्यों सोचते? अभी बेकार में यहां समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आज का एक एक पल हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही भारी है। और याद रखना, हमें लोगों का ध्यान नहीं खींचना है, बल्कि बड़ी ही सूझबूझ और होशियारी से हमें यह काम करना है। आज हमें रंगराज जी के मुस्कुराते चेहरे का इंतजार रहेगा। देवी जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर मैं वापस आया तो रंगराज जी के साथ ही वापस आऊंगा, और नहीं आया तो अपने हाथों से अपनी गर्दन आपके चरणों में कलम करके रख दूंगा। चलो। देखो बारिन, हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुमने और तुम्हारे चहेते दोस्त ने जो हमारे साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम कहाँ। नमस्कार जी, मेरा नाम बारिन है। हेम ने मुझे बुलाया था। जी बैठिए। जी शुक्रिया। मैंने आपको इस घर में पहले कभी नहीं देखा। जी मेरा नाम परी है। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानती हूँ। आप रमेश बाबू के दोस्त हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, लेकिन उसके अलावा भी मेरी एक पहचान है। मैं पेशे से वकील हूँ और किसी केस के सिलसिले में हेम ने मुझे यहाँ बुलाया है। वो घर पर है क्या? जी हिमदी घर पर ही है। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जी एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया था आपने? जी परी। अब परी, आनंदो सर कैसे हैं? बाबा जब से कोमा में गए हैं, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। काका उन्हें बेंगलोर लेकर गए हैं उनके इलाज के लिए। अरे परी, तुम किससे बातें कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हेमदी ने इन्हें बुलाया है। बेचारे अपने बाबा की तबीयत को लेकर बहुत दुखी हैं। देखो परी, जब तक तुम लोगों को नहीं जानती, उनके सामने घर के दुखड़े रोने की क्या जरूरत है?
देखो जोगिन, परी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने परी से पूछा है। परी, तुम यहां से जाओ। तुम कौन होते हो हमारे परिवार के बारे में जानने वाले? जिस काम के लिए आए हो उसी से मतलब रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो जोगिन, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम्हारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। ऐसी बात है तो चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें देखकर मुझे रमेश की याद आती है, जो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान था। और तुम उसके दोस्त हो। सच कह रहा हूं बारिन, अगर बॉडी ने तुम्हें यहां नहीं बुलाया होता तो धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देता। देखो जोगिन, जो कुछ भी हुआ किसी ने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हालात ही ऐसे बनते चले जा रहे थे। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन यकीन करो, आनंद बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। देखो बारिन, हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुमने और तुम्हारे चहेते दोस्त ने जो हमारे साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जोगिन, मैं यहां तुम्हारे जख्म को रेदने नहीं आया हूं। अगर हेम ने नहीं बुलाया होता तो मैं कभी नहीं आता। बस करो बारिन, और कितना झूठ बोलोगे? बॉडी के बुलाने से ज्यादा तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि हमारी हालत कितनी बिगड़ी हुई है उसका अंदाजा लगा सको। जोगिन, ये क्या तरीका है बारिन से बात करने का? मैंने बारिन को यहाँ पर बुलाया है। बॉडी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये इंसान अपने दोस्त की तरह भरोसे लायक नहीं है। क्या तुम भूल गई? रमेश और बारिन के झूठ की वजह से आज बाबा की क्या हालत है। तुम इनको माफ कर सकती हो बॉडी, मगर मैं नहीं। जोगिन, इसमें बारिन की क्या गलती है? जिसने गलती की वो तो न जाने कहां पर मुंह छुपाकर बैठा हुआ है। नहीं हेम, वो रमेश ने भी। प्लीज बारिन, मैं जानती हूँ कि तुम रमेश के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर वो दोषी है। खैर, मैंने यहाँ पर तुम्हें रमेश की गलतियां गिनवाने नहीं बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आजीवन तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं मेरी मौजूदगी तुम भाई बहन के बीच की दूरी न बन जाए। ऐसा प्रेम कहाँ। मैंने यहाँ पर तुम्हें रमेश की गलतियां गिनवाने नहीं बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जोगिन, मैं बारिन से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज बैठो। जी कहिए। बारिन, तुम तो जानते ही हो ना कि जोगिन का गुस्सा उससे 2 कदम आगे चलता है। अब जोगिन ने ये जिद पकड़ कर रखी है कि जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते वो चेंबर नहीं खोलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे उसकी ये बात सही भी लगती है। बाबा कभी भी
किसी भी क्लाइंट का नुकसान नहीं होने देते थे। और यही हुनर उन्होंने तुम्हारे और रमेश में देखा था। तुम दोनों से जो कुछ भी हुआ, मगर तुम दोनों ने कभी भी बाबा का भरोसा नहीं तोड़ा और ना ही कभी किसी क्लाइंट के साथ बेईमानी की। बाबा आज यहाँ नहीं है और हमें उनके भरोसे को मजबूती से थामे रखना चाहिए। लेकिन हेम, बंद चैम्बर से हम केस कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए तो प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां हम सबूत इकट्ठा करें, जहां लोगों को बुला सके। बारिन, मैं बाबा की शाख को खराब नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि कल से तुम और उमाकांत हमारे गेस्ट हाउस में चेम्बर का काम शुरू कर दो। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के केस हैंडल करो जिनके केस बाकी है, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन हेम, जोगिन को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, जोगिन को तो बुरा लगेगा ही। अब तुम ही सोचो कि जब बाबा वापस आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके भरोसे पे बैठे हुए लोगों को उनके उम्मीद के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उन पर क्या बीतेगी। बारी, ये तुम्हारा हम पर किया गया बहुत बड़ा एहसान होगा। कैसी बातें कर रही हो हेम? इवन तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं मेरी मौजूदगी तुम भाई बहन के बीच की दूरी न बन जाए। और रही बात सर की, उनके चैम्बर की, तो मैं उसे अपने घर से हैंडल कर लूंगा। नहीं बारी, वो तुम्हारा घर है और यहाँ पर 3-4 कमरे खाली भी पड़े हैं, इसीलिए तुम यहीं पर काम शुरू कर दो। लेकिन हेम, ऐसे काम, वो भी घर से, नाना प्रकार के लोगों का आना जाना होता है। उसकी चिंता तुम मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन डिसीजन लेने के लिए मुझे 2-3 दिन का वक्त दो। आज मुझे कहीं जाना है, जरूरी काम है। कोई बात नहीं है बारी, जो भी तुम्हारा डिसीजन हो, जितना जल्दी हो सके मुझे बता देना। जी ठीक है। नमस्कार। देखा बॉन्टी, अभी भी कितनी अकड़ है इसमें। और तुम्हें लगता है कि ये शरीफ इंसान है? नहीं जोगी, ऐसी बात नहीं है। उसे अपने भी तो काम होंगे। बॉन्टी, तुम जो कुछ कहोगी मैं मानने को तैयार हूं, मगर इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। जोगी, सभी को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। उसे एक मौका तो दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी। बॉन्टी, मैं लाख कोशिश करने के बाद भी बारिन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ये क्या कह रहे हो जोगी? बॉन्टी, शहर में हमें और वकील मिल जाएंगे, इनफैक्ट इससे अच्छे मिल जाएंगे। नहीं जोगी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इसे बदलने वाली नहीं हूं। मुझे माफ करना बॉन्टी, इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर मैं इसे अकेले ही हैंडल कर लूंगी। तुम्हें रह रहकर हो क्या जाता है कमला? अभी तो तुम मुझसे कितने प्रेम से बातें कर रही थी, और अब अचानक से ये रमेश का नाम लेने और मुझसे ये पूछने का क्या मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं? कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि तुम्हें
हो क्या जाता है? तुम चाहती क्या हो? अब तुम चुप क्यों हो? कहाँ है रंगराज जी? अब चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? हम समझ गए, वो बाहर खड़े हैं ना? वो बाहर है ना? नहीं, न जाने हमारे प्लान की खबर पुलिस वालों को पहले से ही कैसे लग गई थी। गाड़ी में रंगराज जी नहीं थे।